तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्काई फायर सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर जैन फैमिली के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा था। जैन फैमिली यहाँ पर मुश्किल में होती है। जुनची अपनी वाइफ को उठाता है, उसकी तशरीफ के ऊपर स्पैंक करना स्टार्ट करता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस यंग मिस भी इसके लिए मान जाती है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद में जुनची कहता है, जुनची उठकर खड़ा हो जाता है। हिमालय स्काई सेक्टर के सभी लोगों से कहता है, प्लीज हमें माफ करना कि हमारी फैमिली की लड़की ने तुम्हें यहाँ पर इतनी मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। फिर उसे कहता है कि लड़के, क्या वाकई में तुम ही वो लड़के हो जिसका नाम जुनची है, कि इस लड़की का हस्बैंड है तुम्हारा? जुनची उसे कहता है, हाँ मैं ही इसका हस्बैंड हूँ। इसी के साथ ही ली फेंग उसे साइड के ऊपर सिस्टर जुआन की तरफ इशारा करते हुए कहते, तो फिर ये वाली खूबसूरत लड़की कौन है? क्या तुम यहाँ पर अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो? ये खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है? तुम्हारा जुनची जाते जाकर सिस्टर जुआन की कमर में हाथ डालते हुए उसे कहता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि मेरे जैसे एक जीनियस के पास 3 बीवियां और साथ में बहुत सारी रखेले होनी चाहिए। ये भी मेरी दूसरी बीवी है। तो ये बात सुनते सिस्टर जुआन कहती है, हाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। और साथ ही वो जुनची को चुटकी काटती है। तो जुनची वहाँ पर अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन साथ ही कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, क्योंकि मेरे पास 2 बहुत ही खूबसूरत वाइफ्स हैं। तो यंग मास्टर ली फेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो 2 बीवियां हैं, अगर 2 में से एक उठाकर ले जाएं तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो एंजॉय कर लिया है। इसी के साथ ही मास्टर गु से कहता है, मास्टर गु आगे बढ़ो, इस लड़के को क्रिपल कर दो, कि इस लड़की का अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। मास्टर गु अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, हाँ मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ बुरा किया था, इसने मुझे ह्यूमिलेट किया था। तो यहाँ पर लड़के को मैं यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा। मास्टर जैन शेन कहते हैं कि मास्टर गु तो योलिंगराम में पहुंच गया। कि संग में सोच रही होती है कि यहाँ पर जुनची का क्या होगा, क्या जुनची बहुत बड़े खतरे में है। फेंग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, यानी कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई, लेकिन अगर लड़के तुम यहाँ पर मर जाते हो तो फिर उसके बाद इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तुम्हारे मरने के बाद तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि लड़की शादीशुदा है, क्योंकि इसका हस्बैंड तो मर चुका है। मास्टर गु जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद जुनची के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने बहुत ज्यादा इंसल्ट को फेस किया, क्योंकि तुमने सभी लोगों के सामने कुर्सी के साथ मुझे मारा था। आज यहाँ पर तुम्हें अपनी जान देकर उसका बदला चुकाना पड़ेगा। कि हमारा जुनची आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं भी सेम ऐसे ही सोचता हूँ। तो मास्टर गु से कहते हैं, इस बात का क्या मतलब है? और साथ ही हमारा जुनची अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने स्पेशल स्किल को यूज करता है, लीट ऑफ पाम को यूज करता है और उसे कहता है, चलो देखते हैं कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाम के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से मास्टर गु उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार के साथ पटकते हैं और वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर ये सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, किसने हमारे मास्टर गु को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में पीछे दीवार के साथ पटका दिया है। ली फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। ली फेंग कहता है कि लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया। मास्टर जैन और यंग मिस दोनों और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो एक मास्टर स्किल है, इस लड़के ने कब एक नया मास्टर स्किल सीख लिया। रुचि यहाँ पर हंस रहा था और कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, मैंने यहाँ पर मास्टर गु को बड़ी आसानी से हरा दिया। पर ली फेंग और उसके साथियों को दिखाते हैं। ली फेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर से खिसकने की कोशिश कर रहा था। हमारा रुचि सभी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से छुप कर जा सकते हो? अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर से एक सरप्राइज ले बिना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तुम्हारा जुनची वहीं पर अपने हाथ के ऊपर अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करते हुए सामने की तरफ फायर से अटैक करता है। हमारा जुनची उनके ऊपर जब अटैक करता है तो वो सभी लोग दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो उन सभी के ऊपर अटैक हिट होता है, उन सभी की तशरीफ के ऊपर लगता है और वो सभी लोग होटल के अंदर से उठते हुए बाहर आकर गिरते हैं। और बाहर गिरने के बाद उन दिखाते हैं कि उन सभी की तशरीफ के ऊपर से कपड़े फाड़ चुके होते हैं। ये देखने के बाद सभी गली में जो लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये नंगी तशरीफ वाले लोग कहाँ से आए हैं, ये कौन लोग हैं? वो सभी लोग उठकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जरा देखो तो ये लोग कौन है? ये तो हिमालय स्काई फायर सेक्टर के लोग हैं और जरा देखो इन सभी की तशरीफें नंगी हैं। लगता है कि जिन्हें यहाँ पर किसी से बहुत ही बुरी तरह से मार खाई है। तो यहीं से अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यंग मिस मास्टर जैन शेन से कहती है, मास्टर जैन शेन मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए, क्योंकि ली फेंग अपनी हार का बदला जरूर लेगा। मास्टर जैन शेन उसे कहते हैं कि नहीं, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो लोग पहले से यहाँ पर इस होटल के बाहर मौजूद है और वो सभी लोग पहले से यहाँ पर थे। तुम्हारा जुनची उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर किस बात से डरने की जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे यहाँ पर होते हुए तुम में से किसी को भी डरने की
की जरूरत नहीं है। तो यांग मिस उसे कहती है लगता है कि तुमने अभी तक इस न्यूज के बारे में नहीं सुना। यहाँ पर सुनते हैं कि हेवनली फायर सेक्टर में फायर सेक्टर से कोई बंदा यहाँ पर आया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने ड्रैगन पाइथन की सोल को अपने लिए कंडेंस किया हुआ है मार्शल इमेज के तौर पर और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जुनलिंग राम का एक एक्सपर्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम भी उसे हैंडल कर पाओगे। तुम्हारा शुनची कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो जल्दी से हम लोग अपने रूम में चलते हैं, इससे पहले कि वो बंदा यहाँ पर आकर हमें मार डाले। दोनों को यहाँ पर डुअल कल्टीवेट कर लेना चाहिए। इस बात से यंग मिस काफी गुस्सा होती है और उसके सर में पंच मारती है और कहती है बकवास बंद करो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम यहाँ पर किसी वक्त सीरियस होते हो, यहाँ पर तुम सिचुएशन देखो और तुम यहाँ पर देखो किस तरह की अनसीरियस बातें किए जा रहे हो। के साथ सिस्टर जुआन वहाँ पर आती है और कहती है हाँ ये बात ठीक है कि वो बंदा जो भी है ड्रैगन पाइथन वाला बंदा, उसकी जो ब्लड सोल है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है और उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा होने वाली है। लेकिन लड़की अगर तुम यहाँ पर होली बीस्ट की मार्शल इमेज को मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि उसकी मदद से तुम किसी को भी आसानी से हरा सकते हो, तुम उस बंदे के साथ फाइट कर पाओगे। उसकी बात सुनने के बाद कहता है सिस्टर जुआन मुझे यहाँ पर तकरीबन 6 घंटे दे दो, फिर देखना मैं यहाँ पर अपने लिए एक इनविंसिबल स्पिरिट सोल का बंदोबस्त करता हूँ। एक ऐसी सोल जैसी तुमने कभी देखी ना होगी जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल किसी ने नहीं देखी होगी। और हमारा शुनची भागता हुआ कमरे की तरफ चला जाता है जबकि यांग मिस सिस्टर जुआन वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर से सील को हटाती तो यहाँ पर मैं इसे और ज्यादा टाइम दे सकती थी और यहाँ पर आराम से बैठ कर अपने लिए मार्शल इमेज को मास्टर कर सकता था और एक अच्छी सी स्पिरिट को रिफाइन कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चाहती कि सभी लोगों को मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तो हमारा शुनची रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा शुनची कहता है यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर किसी मार्शल इमेज को एंस कर सकते हैं और उसको रिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि ये फिनोमिना इसी तरह काम करता हो। इसी के साथ ही यंग मिस जुआन भी यहाँ पर अंदर आ जाती है। जुआन वहाँ पर अंदर आने के बाद कहती है इस लड़की को यहाँ पर किसी होली बीस्ट के स्पिरिट को ही मास्टर करना चाहिए। कि हमारा जुनची वहाँ पर बैठे बैठे कुछ इमेजिन करता है और जैसे वो वहाँ पर इमेजिन करता है तो वहाँ पर एक मास्टर सोल बनती है जो कि एक स्लाइम होती है। देखने के बाद सिस्टर जुआन चलाकर उसे कहती है बस करो इसको कंडेंस मत करना। जबकि हमारा जुनची अपनी प्रोसेस को वहीं पर रोक देता है और उससे कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ करना, मैं इसके बारे में सोच रहा था, इसी वजह से ये वाली मास्टर स्पिरिट कंडेंस हो गई। फिर इसी के साथ ही जो नेक्स्ट होता है वो एक टॉय पिगी होता है। तो वो टॉय पिगी को वहाँ पर रिफाइन करना स्टार्ट करता है, फिर साथ ही उसको भी कैंसिल करता है और उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर जो भी मास्टर स्पिरिट में रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो बहुत ही आम सी है। तो यहीं पर छोटा सा भेड़ का बच्चा आता है और उसके बाद पिकाचू आता है। तो वो जहाँ पर कहता है कि नहीं अभी नहीं। फिर उसके बाद थैनोस का पंजा भी आता है। पर पूरे 5 रिंग्स भी लगे होते हैं। मुझे तो लगता है कि इसे यही रिफाइन कर लेना चाहिए। जबकि सिस्टर जुआन दरवाजे पे खड़ी वो सब कुछ देख रही होती है और कहती है लड़के तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर एक अच्छी सी मार्शल स्पिरिट को मास्टर क्यों नहीं कर पा रहे। किसी बीस्ट के बारे में सोचो, सैक्रेड बीस्ट के बारे में। तुम्हारा सुनची उसे कहता है सिस्टर रुको, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गई है कि किसी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करते हैं, यानी कि हमें इमेजिन करना पड़ता है जिसको भी हम रिफाइन करना चाहते हैं। तो वो कहता है अभी मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। इसी के साथ ही वहाँ पर लाइन को सोचता है। जैसे वो लाइन को सोचता है तो वहाँ पर एक बहुत ही प्राइडफुल बड़ा सा लाइन आ जाता है और इसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि लाइन की तो अपनी प्राइड होती है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है ये तो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंज सैक्रेड बीस्ट है, स्ट्रेंज सैक्रेड बीस्ट। मुझे लगता है कि तुम्हें इसी सैक्रेड बीस्ट की मास्टर स्पिरिट को मास्टर कर लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। इसे तो देखने के बाद दुश्मन वैसे ही डर जाएगा क्योंकि इसकी प्राइड तो बहुत ज्यादा लग रही है। जुनजी उसे कहता है नहीं अभी इतना काफी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। मुझे पता चल गया है कि मार्शल स्पिरिट को कैसे रिफाइन करना है, तो मैं अपने लिए यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल स्पिरिट को रिफाइन करने वाला हूँ। जुनजी फिर से वहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और रिफाइनिंग को स्टार्ट करता है। जबकि सिस्टर जुआन सोच रही होती है ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है, इसने यहाँ पर एक बहुत ही अजीब से सैक्रेड बीस्ट को रिफाइन किया था जो कि कैसा ऐसा सैक्रेड बीस्ट किसी ने भी यहाँ पर नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर उसको भी नॉलिफाई कर दिया और यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं ये क्या बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा चुंची यहाँ पर कौन सी मास्टर स्पिरिट को रिफाइन करने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी बैठा अपने लिए एक मार्शल इमेज को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और वहां पर पहले वो एक टाइगर की मार्शल इमेज को रिफाइन करता है, जिसे देखकर मिस्टर जुआन उसे कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, इसी को यहाँ पर आगे लेकर चलो। हमारा जुंजी उसे कहता है नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कम है, मुझे अगर यहाँ पर कोई मार्शल इमेज चाहिए होगी तो वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। और वो फिर से वहीं पर कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है, जबकि सिस्टर जुआन वहाँ पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है पता नहीं ये लड़का यहाँ पर कौन से सैक्रेड बीस्ट की इमेज को मास्टर करना चाहता है, उसको रिफाइन करना चाहता है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ही कर पाता है। तो यंग मिस भी इसी वक्त वहाँ पर आ जाती है। तो यंग मिस जैन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। इसी के साथ ही सिस्टर जुआन उसकी तरफ घूमती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस जैन उसे कहती है कि क्या जीजुन अंदर है, मुझे उससे बात करनी है। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है वो कल्टीवेट कर रहा है, तुम अंदर जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इस फिलहाल के लिए टाइम तो तुम अंदर नहीं जा सकती। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस जैन जो थी वो भी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम वहाँ पर अंदर थी तो फिर मैं वहाँ पर अंदर क्यों नहीं जा सकती, तुम जा सकती और मैं नहीं जा सकती। सिस्टर जुआन उसे कहती है क्योंकि मैं उसकी नई लवर हूँ, इसी वजह से मैं अंदर जा सकती हूँ, जबकि तुम उसकी पुरानी बीवी और हालांकि तुम उसको प्यार भी नहीं करती और तुम उसे अपना हस्बैंड भी नहीं मानती। तो यंग मिस जैन उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ, मेरे पास बहुत ही स्पेशल बॉडी है, इसी वजह से मैं स्पेशल हूँ। तो सिस्टर जुआन उसे कहती है कि तुम्हारे पास ग्लेज सेलेस्टियल बॉडी है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि जुंजी बहुत ही जल्दी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हें प्रेस करते हुए आगे चला जाएगा। यंग मिस जैन इस बात से गुस्सा हो जाती है और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, वैसे भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी यही चाहती हूँ कि जुंजी जो है मुझे प्रेस करता रहे। यहाँ पर कल्टीवेशन की बात हो रही है कि वो कल्टीवेशन उसकी बढ़ती जाए, यही चाहती है। लेकिन इसी वक्त हमारे जुंजी के कमरे के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि जुंजी ने वहाँ पर अपने लिए मार्शल इमेज को मास्टर कर लिया है। तो इस बात से सिस्टर जुआन कहती है उसने कर लिया। तो यंग मिस जैन भी वहाँ पर रुक जाती है और कहती है क्या वाकई में जुंजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसने अपने लिए एक बहुत ही पावरफुल मार्शल इमेज को मास्टर कर लिया, चलो मैं भी देखती हूँ। तो हमारा जुंजी वहाँ पर अंदर खड़ा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी फायर निकल रही होती है। जुंजी इस वक्त अपग्रेड होने के बाद जुनलिंग राम में पहुंच चुका है। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर जुनलिंग राम में पहुंच चुका हूँ, ये पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। जुआन उसके पास जाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने कौन से होली बीस्ट की एक्टेड बॉडी को यहाँ पर अपने लिए मार्शल इमेज के तौर पर यूज किया है, उसको कौन सी बॉडी को कंडेंस किया है। तुम्हारा जुंजी से कहता है हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जरा देखो तो सही, अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल इमेज को रिफाइन किया और साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर पावर को गैदर करना स्टार्ट करता है। जुआन सोच रही होती है कि लगता है कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट होगा, इतना पावरफुल बीस्ट होगा जो कि उस पहले वाले प्राइडफुल बीस्ट यानी लाइन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। जुंजी जैसे ही वहाँ पर मार्शल इमेज को गैदर कर रहा होता है उसी वक्त उसके इर्द गिर्द वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है, तो जो कि जुंजी की बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ये देखने के बाद यंग मिस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या ये तो रेन ड्रॉप्स इमेज लग रही है। तुम्हारा जुंजी सिस्टर जुआन से कहता है कि अब देखो मुझे बताओ कि ये कितनी ज्यादा स्पेशल मार्शल इमेज है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ये वाली मार्शल इमेज को रिफाइन किया है, ये सबसे स्पेशल है। तो सिस्टर जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें किसने कहा था कि इस तरह की बेकार मार्शल इमेज को यहाँ पर मास्टर करो, ये एक बहुत ही बेकार मार्शल इमेज है, तुम्हें यहाँ पर किसी होली बीस्ट की मार्शल इमेज को मास्टर करना चाहिए था। जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर बैठा मम्बल कर रहा था और उसे कहता है कि मेरी स्पिरिट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमने अभी इसकी पावर्स देखी कहाँ है। यंग मिस कहती है लगता है कि अब यहाँ पर मैं कुछ और ही करना होगा, मैं तो यहाँ पर कह रहा था कि तुम जैन शेंगटियान को स्प्रेस करते जाओगे और अपनी पावर्स को बढ़ाते जाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये पॉसिबल है। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर यहाँ पर किसी को प्रेस करने की बात है तो मैं उसे जरूर अच्छे से प्रेस कर सकता हूँ, मेरे पास काफी अच्छी फिजिकल एबिलिटीज है, मेरा स्टेमिना भी काफी ज्यादा अच्छा है, पर मैं ऊपर चढ़ गया तो मैं उसको बहुत ही अच्छे से सप्रेस करूंगा। मुझे बताओ सिस्टर जैन शेंगटियान राजी हो गई मुझसे सप्रेस होने के लिए या नहीं। ये बात सुनने के बाद सिस्टर जुआन फिर से उसके मुंह पर एक पंच मारती है और कहती है बकवास बंद करो, तुम्हारा ज़हन हमेशा गंदा ही रहेगा, हर बार तुम इस तरह की गंदी बातें ही सोचोगे। इसी के साथ उन्हें बाहर से ली फैंग की आवाज आती है। तो ली फैंग चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ लड़के चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने तुम्हारी फैमिली के एक बंदे को पकड़ लिया है, चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर आकर इसको बचा लो। तो ली फैंग इस वक्त अपने साथ ब्लड पाइथन को भी लेकर आता है। तो वो ब्लड पाइथन से कहता है ब्लड पाइथन तुम इस सबसे कैसे डील करोगे। तो ब्लड पाइथन कहता है कि वो सभी लोग जिन लोगों ने हमारे यंग मास्टर के रास्ते में आने की कोशिश की वो सभी लोग आज यहाँ पर मरने वाले हैं, उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी यंग मिस जैन सबसे पहले भागती हुई बाहर आती है और अंकल शैन को देखकर कहती है अंकल शैन आपके साथ क्या हुआ। ली फैंग उसे कहता है कि हम लोग इसको जाने देंगे लेकिन बदले में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और उस जुंची को हमारे हाथ से मरना होगा। तो ये काम पूरे हो जाते हैं तो हम लोग तुम्हारे अंकल शैन को छोड़ देंगे। हमारा जुंची भी बाहर
निकल आता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर अंकल जैन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर तुम इसको मारना चाहते हो तो तुम्हें मार सकते हो, तो हम लोग इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले। ये बात सुनने के बाद ली फेंग काफी हैरान होता है। तुम्हारा जुनजी से कहता है मैंने ठीक कहा, तुम इसको मारना चाहते हो तुम इसको मार सकते हो, जबकि यंग मिस जैन उसे कह रही होती है जुनजी ये तुम क्या कह रही हो, ये हमारे अंकल हैं। और जुनजी से कहता है कि इस बंदे ने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान दांव पर क्यों लगाऊंगा, कभी मौका मिलता है तुझे कमीना इंसान मुझे मारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही ली फेंग अपनी तलवार को अंकल जैन की तरफ करता है और कहता है जुनजी क्या तुम वाकई में इस बंदे की मौत के लिए बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हो, अगर तुम्हें ये बंदा नहीं चाहिए तो मैं वाकई में इसे मार डालूंगा। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है अगर तुम इस बंदे को मारना चाहते हो तो मार डालो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरा इससे कोई भी सरोकार नहीं है, तुम इसको मार सकते हो और उसके बाद हम लोग अपने अफेयर से निपट लेंगे, जो भी हमारे मसले होंगे हम लोग वो सभी लोग आपस में बैठकर निपटा लेंगे। मिस्टर जैन शैन भी सोच रहे होते हैं ये बच्चा तो वाकई में यहाँ पर मुझे मरवाना चाहता है, क्योंकि मैंने इसके साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका बदला ले रहा है, इसका मतलब यह है कि मरने के बाद मेरा भूत इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम वाकई में इसको नहीं बचाना चाहते। तुम्हारा जुनजी से कहता है कि हमारा ह्यूमनली फायर सेक्टर के लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपना बंदी बना लेता हूँ तो उसके बाद क्या तुम्हारे ह्यूमनली फायर सेक्टर के लोग फिर भी मेरे ऊपर अटैक करेंगे या फिर मुझे मारने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, साथ ही अपनी मास्टर इमेज को भी रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सपना देख रहे हो, दिन में सपने देखना बंद करो, तुम मुझे कभी भी सप्रेस नहीं कर सकते, ना तुम मुझे पकड़ सकते हो। लास्ट टाइम तो मैं काफी बुरी तरह जख्मी था, इसी वजह से मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से हराने वाला हूँ। अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है तो वहाँ पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। अंकल जैन शैन भी उठते हुए काफी दूर जाकर गिरते हैं, वो बच जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ से सोच रही होती है इस लड़की के पास तो वाकई में एक होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट जो कि एक होली बीस्ट की है, मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल है, जरा इसका प्रेशर तो चेक करो। तो ली फेंग वहाँ जुनजी से कहता है कि पिछली बार तो मैं जख्मी था और तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने की बात कर रहे हो, इस वक्त तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि मैं पिल्स खाने के बाद अपने आप को हील कर चुका हूँ और मेरी स्ट्रेंथ तुमसे काफी ज्यादा है। हमारा जुनजी से कहता है कि अगर यहाँ पर मार्शल इमेज की बात हो रही है तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करना चाहिए और तुम्हारे साथ मार्शल इमेज से फाइट करनी चाहिए। और इसी के साथ ही जुनजी भी अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करता है। जैसे जुनजी मार्शल इमेज को रिलीज करता है तो मोमेंटम काफी ज्यादा स्पेशल होता है। इसे देखने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल मार्शल इमेज है, इतनी पावरफुल मार्शल इमेज है जिसका मोमेंटम इतना ज्यादा है। तुम्हारे जुनजी के सर के पास एक छोटा सा वाटर ड्रॉप आकर खड़ा हो जाता है। जुनजी उनसे कहता है चलो देखो क्या तुम्हें पता चला मेरी मार्शल इमेज कितनी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद ली फेंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ लड़के कहीं के, ये तो एक रेन ड्रॉप मार्शल इमेज है, तुमने रेन ड्रॉप की मार्शल इमेज को मास्टर किया है बेवकूफ लड़के, ये बहुत ज्यादा फनी है। हमारी यंग मिस जैन और सिस्टर जुआन वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा आती है और कहती है ये क्या इस लड़की ने तो तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा दी, ये कोई मार्शल इमेज है, ये तो बहुत ही कमजोर सी मार्शल इमेज है। तुम्हारे उन लोगों से कहता है तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें मेरी मार्शल इमेज की पावर का अंदाजा ही नहीं है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से ली फेंग कहता है कि बकवास बंद करो, लगता है कि तुम्हें अब यहाँ पर मेरे हाथ से मरना होगा, ये मैच लाइफ एंड डेथ का होने वाला। और साथ ही वो अपनी मार्शल इमेज को रिलीज करते हुए हमारे जुनजी के ऊपर अटैक कर देता है और जुनजी से कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, जबकि हमारा जुनजी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी लाइफ की कदर नहीं है, जो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे के साथ पंचीज को टकराने वाले हैं, दोनों अपने अपने पंचीज को टकराते हैं, मार्शल इमेजेस आपस में टकराती हैं। मार्शल इमेज जब आपस में टकराती हैं तो इसी के साथ ही हमारा जुनजी अपने रेन ड्रॉप्स के साथ यंग मास्टर ली फेंग के ऊपर अटैक करता है। रेन ड्रॉप्स ऊपर से फॉल करते हैं जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के प्रेशर को भी यूज कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही ली फेंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इसके साथ ही ब्लड पाइथन जो होता है वो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाना बंद करो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक झटके में मार डालूंगा। हमारा जुनजी से कहता है कि अब मेरे पास भी मार्शल इमेज आ चुकी है, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे जैसे पावरफुल बंदे के सामने भी होल्ड बैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड पाइथन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता था कि वो अपने यंग मास्टर को बचा सके। तो हमारा जुनजी भी वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब जबकि मेरे पास मेरी अपनी मार्शल इमेज है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे मास्टर के सामने भी अपने आप को टिका सकता हूँ। तो वो दोनों वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। जुनजी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसको रिलीज करने के बाद जब दोनों अपनी पावर्स को टकराते हैं, पाइथन पीछे की तरफ
तरफ बढ़ता है, हमारा जुंची पीछे की तरफ बढ़ता है और दोनों के मुंह से थोड़ा सा ब्लड बह रहा होता है, यानी दोनों ही काफी तरह जख्मी होते हैं। हमारा जुंची कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ब्लड पाइथन सोच रहा होता है कि इस लड़के ने मुझे ब्लॉक कैसे किया। तो यहाँ पर बीच में यंग मास्टर ली फेंग चिल्लाकर ब्लड पाइथन से कहता है, ब्लड पाइथन इंसान किसका कार हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस लड़के को मार डालो। हमारा जुंची उसकी तरफ घूर कर देखता है तो ली फेंग बेचारा वहीं पर घबरा जाता है। तुम्हारा जुंची जल्दी से जाता है, जाकर उसको गले से पकड़ता है और उसको उठा लेता है और उसे कहता है, मैं जहाँ पर इस फाइट को जीत चुका हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा और उसके बाद तुम्हारा जो स्काई फाइट सेक्टर है ये भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहाँ पर आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग अब जहाँ पर जुंची के बारे में बातें कर रहे होते हैं वो कहते हैं ब्लड पाइथन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड कंसंट्रेशन स्टेज में है कि यहाँ पर ये लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का मास्टर ब्लड पाइथन के सामने टिका हुआ है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। यंग मास्टर जैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अंकल जैन बच चुके हैं, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हमारे अंकल जैन बच गए। ब्लड पाइथन चलाकर उसे कहता है कि हमारे सेकंड यंग मास्टर को छोड़ दो, वरना हमारा हिमालय फायर सेक्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जब तक कि तुम्हें मार नहीं दिया जाता तब तक हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिमालय फायर सेक्टर के बारे में सुना है, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक स्वर्ण एनिमी है जिसका नाम बीटा पवेलियन है। अगर मैं जाऊँ जाकर लिन फेंग को तो उसके हवाले कर दो, बीटा पवेलियन के हवाले कर दो, तो फिर मुझे बताओ कि वो लोग तुम्हारे यंग मास्टर के साथ क्या करेंगे। तो यंग मास्टर ली फेंग भी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए हमारे जुंची से कहता है, यंग मास्टर जुन नहीं अंकल जुन, प्लीज मुझे छोड़ दे, अगर आप मुझे यहाँ पर छोड़ देते हैं तो बदले में आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं वो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। जुंची उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है, बकवास बंद करो, काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ पर मेरे साथ डील कर सकते हो? तुम में से जो भी यहाँ पर मेरी बीवी के ऊपर नजर रखेगा उन सभी को मरना होगा और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। इसी के साथ ही वहाँ पर एक और बहुत ही पावरफुल एल्डर आ जाता है। एल्डर कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस लड़की को मार सके, इस लड़की को मारने की किसी में हिम्मत नहीं है। वहाँ पर आता है तो आकर अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो जुनलिंग राम से भी ऊपर के लेवल का बंदा होता है, इसी वजह से वो प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल प्रेशर है। जुंची कहता है, लगता है कोई मैरो वाशिंग राम में है। वाशिंग राम का एक एक्सपर्ट वहां पर आता है जो कि स्काई फाइट सेक्टर का एक एल्डर होता है और ऊपर से ब्लड पाइथन का मास्टर भी होता है। तो हमारा ली फेंग जो होता है वो उसे देखते ही चलाकर कहता है, मास्टर वुल्फ प्लीज मुझे बचा ले, मास्टर वुल्फ प्लीज मुझे बचा ले। तो यंग मिस जैन भी उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहती है, ये तो फायर वुल्फ है, लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर जो कि हिमालय फायर सेक्टर का है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जैन चैन भी वहाँ पर जो नीचे गिरे पड़े होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये तो ब्लड पाइथन का भी मास्टर है, ये मैरो वाशिंग राम है, इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मास्टर जैन यानी मास्टर वुल्फ आगे की तरफ बढ़ता है, ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो ग्राउंड के ऊपर दरारें पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो वहाँ पर प्रेशर डालता है तो उसी के साथ ही हमारा जुंची और उसके साथ साथ यंग मास्टर दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा जुंची और भी जख्मी हो जाता है। तुम्हारा जुंची कहता है, मैरो वाशिंग राम जी तो बहुत ज्यादा पावरफुल राम है। एल्डर जैन हमारे जुंची के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर अभी हमारे यंग मास्टर ली फेंग को जाने देते हो तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी डेड बॉडी के टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें पूरी की पूरी बॉडी के साथ ही मारूंगा। जुंची ये बात सुनने के बाद कहता है, अगर तुमने यहाँ पर एक और स्टेप आगे बढ़ाया तो फिर मैं तुम्हारे यंग मास्टर ली फेंग को मार डालूंगा। एल्डर जैन उसे कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे यंग मास्टर को मार सकते हो। इसी के साथ ही वो एक और स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो एक और स्टेप आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा जुंची यंग मास्टर ली फेंग के ऊपर प्रेशर डालता है और कहता है कि अब इसे यहाँ पर मरना होगा। वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है, एल्डर जैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर हमारे जुंची को एक पंच मारता है। हमारा जुंची ली फेंग को भी मार नहीं पाता, लेकिन उसे जो पंच पड़ता है उसके साथ हमारा जुंची उड़ता है पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और काफी बुरी तरह जख्मी होता है। जैन उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, जबकि यंग मास्टर भी सोच रहा होता है, शुक्र है मैं यहाँ पर बच गया, वरना इस जुंची ने तो मुझे मार दिया होता। जुंची वहाँ पर दीवार के साथ गिरने के बाद अपनी मास्टर स्पिरिट रेन ड्रॉप को एक्टिवेट करता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? इसी के साथ ही वहीं पर से अपने रेन ड्रॉप पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। वो अटैक जो होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए मास्टर जैन को अवॉइड करते हुए सीधा यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ता है। जुंची के जो मार्शल इमेज के रेन ड्रॉप्स होते हैं वो बुलेट्स की तरह आगे बढ़ते हैं और ली फेंग की बॉडी के आर पार हो जाते हैं और ली फेंग वहीं पर मर जाता है। ये सभी देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, स्काई फाइट सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर मर चुका है, सेकंड यंग मास्टर को किसी ने मार दिया, अब क्या होगा? क्या एल्डर वुल्फ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं? एल्डर वुल्फ तो इस लड़की को मार डालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास उन सभी लोगों को भी इस बात की सजा मिले। तो एल्डर जैन अपने पांचवें पावर को रिलीज करते हुए
हमारे जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लड़की अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। उसी वक्त यंग मिस जैन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तलवार को अपनी गर्दन पे रखती है और उसे कहती है तुम्हारी हिमालय फायर सेक्टर में चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने इस लड़के के ऊपर अटैक किया तो फिर मैं यहाँ पर अपनी गर्दन काट दूंगी, मैं अपने आप को मार डालूंगी। जुंची सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर कम से कम सीरियस हो ही गई, तो वह जुंची उसे कहता है कि मेरी वाइफ आज तुम्हें यहाँ पर वाकई में मेरे बारे में काफी बुरा लग रहा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए खड़ी हुई, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए खड़ी हुई हो, मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक किस दे दो। तो यंग मिस उसे कहते हैं कि लड़के कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाया करो, क्या वो कभी को टाइम आएगा जब तुम सीरियसली बात करोगे। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि नहीं वो कभी भी नहीं आएगा। इसके साथ यंग मास्टर जैन जो थे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारी यंग मिस जैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमारी यंग मिस जैन जो होती है वो जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाती है। वो उसे कहते हैं अच्छा ये लड़का जिंदा रहे या फिर मरे, तुम तो फिर भी हमारे साथ जाने वाली हो, तो फिर यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे साथ कौन निगोशिएट करेगा। साथ ही यंग मास्टर जैन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी वुल्फ पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी मार्शल इमेज होती है वो एक बड़ा सा वुल्फ होती है, उसके साथ ही हमारे जुंची के ऊपर अटैक करता है, वो एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, ऊपर से इतना पावरफुल प्रेशर और एनर्जी निकल रही होती है कि सभी देखने वाले कहते हैं बहुत ही पावरफुल अटैक था, लगता नहीं है कि अब यहाँ पर बच पाएगा। तो यंग मिस जैन भी सोच रही होती है क्या वाकई में मैरो वाशिंग राम की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। पाइथन दूर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है कि मेरे मास्टर की कंप्लीट स्ट्राइक थी, मुझे नहीं लगता कि अब उस लड़के की एशेज भी वहाँ पर बची होंगी, यानी कि उसकी राख भी नहीं बची होगी। देखने वाले कहते हैं कि वहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर सामने किसी ने मास्टर की जैन के मास्टर वुल्फ के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो वहाँ पर हमारी सिस्टर जुआन होती है, सिस्टर जुआन ने अपनी पावर्स को अनलॉक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ मास्टर जैन की पावर्स को ब्लॉक किया होता है। मास्टर जैन जो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा। ये सभी लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं, जबकि हमारा जुंची सोच रहा होता है लगता है कि इस लड़की ने मेरे लिए अपनी पावर्स को अनलीश किया है। मास्टर जैन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं योर हाइनेस मुझे नहीं पता कि आप कौन है, क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन है, आप इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे अपने बारे में बताएं। इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जुआन उसे एक जबरदस्त किक मारती है और उसे कहती है दफा हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे बारे में जान सको। उसके ऊपर अटैक करने के बाद सिस्टर जुआन पीछे की तरफ घूमती है, हमारे जुंची से कहती है जुंची मैं यहाँ पर एक स्पेशल मास्टर स्किल को यूज करने वाली हूँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि क्या तुम उसे देखकर मास्टर कर पाते हो या नहीं, तुम्हें खुद ही उसको देखकर सीखना होगा। तो सिस्टर जुआन वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल सा स्टैंस लेती है और इसी स्पेशल स्टैंस के साथ वहाँ पर वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करती है और इस पावरफुल एनर्जी के साथ वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगी है। जुंची भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरे पास जो लीट ऑफ पाम टेक्निक है वो तो इस टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिस्टर जुआन जिस टेक्निक को यूज कर रही होती है उसका नाम मैचलेस फिंगर होता है। तो मैचलेस फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ उंगली करती है तो उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बिल्कुल बुलेट्स की तरह, वो बुलेट्स की तरह निकलती हुई एनर्जी फायर सेक्टर के लोगों के ऊपर पड़ती है। यहाँ तक कि मास्टर वुल्फ भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लड़की हमारी राम से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लगता है कि ये लड़की इमोर्टल राम से यहाँ पर आई है, ये इमोर्टल राम की फेरी है। जब वो अटैक वहाँ पर होता है तो वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं, जो तमाशा देखने वाले होते हैं वो सारे के सारे वैसे डर कर भाग जाते हैं। यंग मिस जैन वहाँ पर सोच रही होती है कि ये लड़की कौन है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। जुआन माँ जुंची से कहती है जुंची क्या तुम मुझे अपनी बैग के ऊपर उठाकर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी पावर्स को यूज किया है तो मैं यहाँ पर अब चल नहीं पाऊंगी। और इसी के साथ उसे चक्कर आता है, वहाँ पर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। तुम्हारा जुंची भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसे उठाता है और उसे कहता है सिस्टर जुआन क्या तुम ठीक हो। यंग मिस जैन भी भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि सिस्टर को क्या हुआ, क्या ये ठीक है। वो उसके करीब पहुंचते उसी वक्त सिस्टर जुआन की बॉडी के अंदर से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू होती है। ये हिमालय ट्रैबुलेशंस होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर ट्रैप थी, लेकिन अब यहाँ पर पावर्स के ऊपर से सील हटाने की वजह से ठंडा ट्रैबुलेशन अंदर से रिएक्ट कर रही है। सिस्टर जुआन से कहता है सिस्टर जुआन प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी पावर्स के ऊपर लगी हुई सील को अनलॉक करना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर जुशियन बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो हमारे जुंची को बचाने के लिए एक एल्डर वुल्फ के साथ फाइट करती है। एल्डर वुल्फ जो कि बहुत ही पावरफुल बोन मैरो स्टेज के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन सिस्टर जुशियन उसको बड़ी आसानी से हरा देती है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करने के बाद। इसकी वजह से उसकी अपनी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और हमारा जुंची उसके पास ही बैठा होता है। वो उसके पास बैठकर उसे कहता है सिस्टर जुशियन प्लीज मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है,
है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा, तुम्हें अपनी पावर्स को फुली अनसील करना पड़ा। जुआन की बॉडी के अंदर जो लाइटनिंग होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर काफी बड़े खतरे में होती है। तुम्हारा शुंची उसे उठाता है और कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। यंग मिस जैन उसे कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, उसको लेकर कहाँ जा रहे हो। तो जुंची उसे कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, इस लड़की की जान बचानी है, इसी वजह से मैं वापस होटल रूम के अंदर जा रहा हूँ। यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है नहीं, तुम वहाँ पर वापस नहीं जा सकते, बहुत ही जल्दी बाकी की सारी फोर्सेस भी यहाँ पर आने वाली होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन महसूस हुई थी, इसी वजह से वो सभी लोग भी यहाँ पर आते होंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। एक्शन में होटल के रूम का दिखाया जाता है। तुम्हारा शुंची सिस्टर जुआन को लेकर वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर लिटा कर बॉडी के ऊपर से कपड़े हटा रहा होता है, साथ उसने अपने कपड़े भी हटा लिए होते हैं। तुम्हारा शुंची सोच रहा होता है कि मैं पहले भी यहाँ पर थंडर लाइटनिंग को कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बॉडी के साथ इसको कवर करता हूँ तो मैं इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली थंडर लाइटनिंग को यहाँ पर फिर से ब्लॉक कर सकता हूँ। इसी वक्त यंग मिस भी अंदर पहुंच जाती है, वो जल्दी से अंदर आती है और उसे चिल्लाकर कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा शुंची जो होता है वो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है यहाँ से दूर हो, यहाँ मत आना। इसके साथ ही दिखाते हैं कि सिस्टर जू जैन जो होती है उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है, वो वहाँ पर खांस रही होती है तो मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। हमारा शुंची कहता है ये हो क्या रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो लगा था कि ये काम करेगा, मैं अपनी बॉडी के साथ इसकी बॉडी के अंदर से जितनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी है उस सारी को सोख लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रहा। सिस्टर जू जैन भी उसे कहती है कि ये बिल्कुल बेकार है, ये थंडर बॉल्स जो है ये मेरी बोन मैरो के अंदर इमर्स हो चुके हैं, तुम इन्हें कभी भी नॉलिफाई नहीं कर पाओगे, मेरी बॉडी से नहीं निकाल पाओगे, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। शुंची से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, और साथ ही वो अपने पास एक ब्लेड निकालता है और अपनी बाजू के ऊपर कट लगाता है और कहता है पता है कि वो थंडर लाइटनिंग मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती, वो सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से है, तो अगर ये सब कुछ मेरे ब्लड की वजह से हो तो फिर ठीक है, ये लो मेरा ब्लड ले लो, तुम मेरा ब्लड पी लो, उसके बाद देखते हैं, हो सकता है कि ये मेरा ब्लड जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी जाकर काम करे। तो इसी के साथ हमारा शुंची से अपने ब्लड ड्रॉप्स पिला देता है। जब उसे अपना ब्लड पिलाता है, हमारा शुंची से अपना ब्लड पिलाने के बाद वहीं पर होना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम बिल्कुल भी नहीं मर सकती। इसी के साथ ही वहाँ पर तीनों बड़ी फैमिली के यंग मास्टर भी पहुंच जाते हैं, यंग मास्टर कियान, यंग मास्टर ली और उसके साथ साथ यंग मास्टर गैंग, वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं हमें तो लगा था कि तुम्हें पता नहीं कहाँ पर जाकर ढूंढना पड़ेगा, तुम दुनिया के कौन से कोने में जाकर छुप गए होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर हमारे गाँव के अंदर आकर छुपे हुए हो, ये तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो। मास्टर ज्ञान उसे कहता है कि चलो जल्दी से वो कॉम्बैट सील हमारे हवाले कर दो, अगर वो तुम कॉम्बैट सील हमारे हवाले कर देते और साथ ही वो यूनिक पिल्स जो तुमने हमसे ली थी, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी डेड बॉडी को टुकड़े नहीं करेंगे। तुम्हारा शुंची उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ डील करने का कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मास्टर ज्ञान गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी मौत इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम बकवास किए जा रहे हो। साथ उसे कहता चलो सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सभी अपनी अपनी फायर पावर्स को रिलीज करते हुए शुंची के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। तो यंग मिस जैन भी चिल्लाकर उसे कहते हैं शुंची प्लीज अपने आप को बचाओ, वहां से निकलो वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। जबकि हमारा शुंची उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर दूसरा मौका मिला था, लेकिन तुम सभी लोग जिंदा नहीं रहना चाहते। और इसी के साथ ही वो रेन ड्रॉप इमेज को एक्टिवेट करता है। जैसे वो रेन ड्रॉप इमेज को एक्टिवेट करता है तो उन सभी की फायर जो होती है वहां पर बुझ जाती है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ ही रेन ड्रॉप्स उन सभी को उड़ाते पीछे की तरफ गिरा देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने कुछ ही दिनों में इतनी सारी स्ट्रेंथ कहाँ से हासिल कर ली, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारा शुंची के इर्द गिर्द बहुत सारा पानी होता है जो कि उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तुम्हारा शुंची कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। सभी लोग उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि इसका प्रेशर जुनलिंग राम से काफी ज्यादा अबव है, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और जुनची से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा जुनची से माफी की भीख मांगते हैं, प्लीज ग्रैंडपा जुनची हमें यहाँ पर जाने दो, अगर तुम यहाँ से हमें जाने देते हो तो तुम्हें और बहुत सारी पिल्स देंगे। उसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 जुनलिंग पिल दूंगा। दूसरा उसे कहता है कि मेरी फैमिली तुम्हें मेरे बदले में कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी, तुम्हें जो भी चाहिए होगा हम तुम्हें देंगे। जुनची उन लोगों से कहता है कि सपना देखना बंद करो, मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता और तुम लोगों का पहला मौका हो चुका है। इसी के साथ ही वहां पर अपने वाटर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों को वहीं पर मार देता है। जबकि यंग मिस जैन जो होती है वो दूर खड़ी है, सब कुछ देखने के बाद उसे एक झटका लगता है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जुनची तो पहले वाला जुनची बिल्कुल भी नहीं रहा, वो जुनची जो कि अनसीरियस था और किसी को मारता नहीं था, लेकिन इसने देखो यहाँ पर इंसानों की कितनी आसानी से जान ले ली है। जुनची वहाँ पर पावर्स को यूज करने के बाद वहीं पर नीचे से झटका लगता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अभी भी वो सिस्टर जू जैन के बारे में बात कर रहा होता है, उसी के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, एक घोड़ा गाड़ी चल रही होती है, मास्टर शैन उसके ऊपर बैठे होते हैं। मास्टर जैन शैन जो होते हैं उसको चला रहे होते हैं, जबकि
जबकि हमारा जुनची अंदर होता है, दोनों लड़कियां भी उसके साथ होती है। जुनची अपनी आंखें खोलता है और कहता है ये कौन सी जगह है। तो सामने देखता है, सामने से बड़े बड़े बूबीज दिखाई देते हैं। तो वो कहता है क्या क्या मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ, मेरे सामने ये कोई परी खड़ी है। तो इसी के साथ उसे दूसरी लड़की भी दिखाई देती है, यानी सिस्टर जूजैन। वो दोनों उसके सामने एक साथ जुड़कर खड़ी होती है। तो उसे दो दो चार चार बूबीज दिखाई दे रही होती हैं। तो जुनची उठने के साथ सबसे पहले उनके बूबीज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसको पकड़ सके, और इसी के साथ ही कहता है कि हाँ मैं जन्नत में हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसे वहीं पर रोक देती है। वो कहता है ये क्या, मुझे किस चीज ने रोक लिया। फिर साथ ही दोनों गुस्से के साथ उसे एक एक पंच लगाती है और कहती है इसको यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी है। जुनची कहता है लगता नहीं है कि मैं किसी जन्नत में आया हूँ, लगता है कि मैं किसी हेल में आ गया हूँ। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि मास्टर जैन शायद एक जंक्शन के ऊपर जाकर अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक देते हैं और कहते हैं यंग मिस हम लोग उस जगह के ऊपर पहुंच आए जहाँ से हमें अलग होना है। ये सभी लोग गाड़ी के ऊपर से नीचे होते थे। तुम्हारा जुनची कहता है कि ये कौन सी जगह है, क्या हम लोग किंग यांग सिटी से बाहर निकल आए हैं। उसे कहती है कि जब तुम बेहोश हो गए थे उसके बाद सिटी के अंदर काफी ज्यादा क्योस मची थी, क्योंकि तुमने वहाँ पर जाओ यंग मास्टर्स की भी जान ले ली थी। इसी वजह से मैं वहाँ पर से निकलना पड़ा, हम लोग निकलकर यहाँ पर पहुंच आए हैं। तो सिस्टर जूजियन उसे कहती है कि अब बस तुम्हें यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों को लेना होगा, जड़ी बूटियों को लो और अपनी एनर्जी को रिकवर कर लो, इससे तुम दोबारा से हील हो जाओगे। जुनची कहता है सिस्टर जूजियन पहले तुम बताओ क्या तुम्हारी बॉडी ओके है, क्योंकि तुम बहुत ही बुरी हालत में थी। तो वो उसे कहते हैं बिल्कुल ठीक, और साथ ही मेडिसिनल हर्ब्स भी खा रही होती है। वो उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने थंडर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे से मेरी बॉडी के अंदर सप्रेस किया था। तुम्हारा जुनची फिर अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे जैसा एक जीनियर जिसके अंदर बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी विजडम है, वो यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें हील कर सकता है। देखो मैंने तुम्हें कितनी आसानी से हील कर दिया। क्योंकि यंग मिस कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेशर्म हो। तो हमारा जुनची चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं बेशर्म नहीं हूँ, बल्कि मैं स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता हूँ, तुम क्या करती हो। आगे से गुस्से के साथ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है, जबकि जूजियन वहाँ पर सोच रही होती है अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के के पास कौन सी फिजिकल बॉडी है। इस लड़के के ब्लड की वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमनली थंडर ट्रिब्यूलेशंस को कंडेंस कर पाई हूँ। इसका ब्लड अगर इतना पावरफुल है तो हाइरिस की बॉडी का राज क्या होगा। यंग मिस जैन जो होती है वो जुनची से कहती है मैं जहाँ से जा रही हूँ वैसे भी अब तुम्हें मेरे साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जुनची उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम यहाँ क्या मुझे अकेले छोड़कर जाने वाली हो। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मैं जहाँ से जा रही हूँ मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर जाकर मैं हेरिटेज की पावर को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो वक्त हम लोग बिटाओ पवेलियन की बाउंड्रीज के अंदर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हिमालय फायर सेक्टर के लोग हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ पर इस पवेलियन की सेक्टर के हदूद में नहीं आते। वो से कहती है कि अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जैन फैमिली की तरफ से तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी जैन फैमिली के ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं। साथ ही वो जुनची से कहते हैं कि चलो ठीक है अब गुड बाय, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग दोबारा जिंदगी में कभी एक दूसरे को देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है हम दोनों का दोबारा मिल पाना। उसे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, और फिर साथ ही वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। जबकि हमारा जुनची उसे कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ से जा रही हो। फिर साथ ही वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं मिल सकते, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। उसे कहती हूँ उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्दी ही आए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास वो एबिलिटीज हैं कि तुम यहाँ पर दोबारा से मेरे पास पहुंच जाओगे। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि मेरी वाइफ एक बात याद रखना, कभी भी किसी दूसरे लड़के के पास मत जाना जबकि तुम अकेली हो, क्योंकि तुम मेरी वाइफ और हमेशा मेरी वाइफ ही रहोगी। तो इसी के साथ ही यंग मिस जो होती है वो हल्का सा मुस्कुराती है, और इसी के साथ ही उनका अगला सफर स्टार्ट होता है, क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। उसके पीछे दिखाते हैं कि हमारा जुनची वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि अभी भी जिससे मेरी शादी हुई थी वो लड़की यहाँ से जा चुकी है, वो मुझे छोड़कर चली गया, मैं बहुत ज्यादा अकेला रह गया हूँ। पर हमारी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो यंग मिस जैन के वहां चले जाने के बाद हमारा जुनची काफी उदास होकर बैठा होता है और कहता है कि यंग मिस तो चली गई, अब मैं यहाँ पर अकेला रह गया हूँ, वो मेरी इकलौती वाइफ थी। इस साथ ही सिस्टर जूजियन आगे बढ़ती है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है जुनची मुझे यहाँ पर तुम्हें एक बात बतानी है, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा जुनची ये बात सुनते ही कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम भी यहाँ से जा रही हो? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। जूजियन उसे कहती है नहीं मुझे वापिस जाना होगा, वो सभी लोग जो की मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे मेरे पीछे काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट की होगी, अब मुझे जल्दी से वापस जाना है। तुम्हारा जुनची रोना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम भी चली जाओगी तो फिर तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। जूजियन उसे कहती है कि तुम अभी बीटा पवेलियन में जाने वाले हो, मैं चाहती हूँ कि बीटा पवेलियन में जाओ, जाकर वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को प्रैक्टिस करो, वहाँ पर जाकर स्टूडेंट बन जाओ। तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस को देखना चाहती हूँ जब तुम मैरो वॉशिंग राम में पहुंचोगी, क्योंकि मैरो वॉशिंग राम में पहुंचने के बाद तुम्हारी कल्टिवेशन के साथ साथ तुम्हारी बॉडी फिजिक भी काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तुम्हारा जुनची उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई। इसके साथ ही यंग मिस
जूजैन आगे बढ़ती है, उसके कान में कोई बात कहती है। वो उसे कहती है एक बार तुम जल्दी से ट्रेन हो जाओ, ट्रेन होने के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जब तुम दूसरी तरफ आओगे उस वक्त दोनों पूरी रात बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे, साथ में बहुत सारे वैसे वैसे काम भी करेंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। उसकी बात सुनने के बाद ही कहता है क्या वाकई में तुम इस बारे में सीरियस हो कि हम लोग पूरी रात करेंगे? तो सिस्टर जूजैन उसे कहती है कि हाँ हम लोग पूरी रात करेंगे, एक बार तुम तैयार होने के बाद वहाँ पर मेरे पास चले आओ, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। फिर साथ ही वहाँ पर से गायब हो जाती है। उसके चले जाने के बाद में जुंजी कहता है कि अब जबकि सभी लोग जा चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे भी अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके सामने बीटा पवेलियन होता है, तो वो कहता है बीटा पवेलियन में आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारा स्टूडेंट बनकर बहुत सारे स्किल सीखने हैं। बीटा पवेलियन का दरवाजा पार करने के बाद मेरा जुंजी जैसे अंदर आता है तो वो कहता है बीटा पवेलियन तो काफी बड़ा ग्रैंड सिटी है, यानी कि यहाँ पर तो बहुत कुछ है। दरवाजे से एंटर होने के बाद उसे सामने काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग भागते हुए सामने की तरफ ही जा रहे होते हैं। तुम्हारा जुंजी कहता है कि यहाँ पर लगता है कोई फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा हैं, लगता है कि यहाँ पर कोई स्पेशल सेरेमनी हो रही हो, तो चलो जाके किसी से पूछते हैं। तो वहीं पर सामने उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि दीवार के पीछे झुककर लड़कियां देख रहा होता है। यहाँ पर लड़कियां ताड़ रहा होता है और कहता है कि देखो तो सही यहाँ पर जो लड़कियां कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं, किसी की टांगे कितनी लंबी है, किसी की स्कर्ट कितनी छोटी है। पवेलियन में तो लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर पीछे खड़ा उसको देख रहा होता है। जब वो मोटा वहाँ पर अपना ढकमुना पूरा कर रहा था तुम्हारा जुंजी उसके पास आता है, कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है हेलो ब्रदर। वो उसे हेलो ब्रदर कहता है तो बेचारा मोटू बहुत ज्यादा डर जाता है कि यहाँ कहीं यहाँ पर ये किसी लड़की का भाई तो नहीं है जो मुझे पीटने के लिए आया है। जुंजी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मेरा नाम जुंजी है, क्या मैं ब्रदर से पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? के साथ ही वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और क्या सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर अपना क्या नाम बताऊँ। वो उसे कहता है कि मेरा नाम डू कीजी है, तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है जरा देखो तो सही इस लड़के को, मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ पर खड़ा लड़कियां ताड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद अब ये यहाँ पर कितना ज्यादा जेंटलमैन बन गया है। जुंजी उसे कहता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों जमा है, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तो डू कीजी वहाँ पर पहले तो बहुत ज्यादा घबरा गया था, वो सोच रहा था मुझे तो लगा था ये किसी लड़की का भाई और मुझे पीटने के लिए आया है, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसे ये जानना चाहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग जमा क्यों है। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर आज बीटा पवेलियन में यहाँ पर दरवाजे खोले गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया जा सके, आज यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं, इसी वजह से ये सभी बच्चे यहाँ पर एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तुम भी यहाँ पर अपने लक को ट्राई करना चाहोगे, क्या तुम भी बीटा पवेलियन का हिस्सा बनना चाहोगे? तुम्हारा सोचिए उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ली फेंग की जान लिया जो कि हेवनली स्काई सेक्टर का सेकंड यंग मास्टर है, इसका मतलब यह है कि मैं वहाँ पर डायरेक्टली अंदर इंटर हो सकता हूँ, मुझे टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुझे तो बहुत अच्छी बात है, ये एबिलिटीज मेरे पास है, इन एबिलिटीज को यूज करते हुए मैं इतनी आसानी से सिलेक्शन के बिना ही अंदर जा सकता हूँ और पवेलियन का हिस्सा बन सकता हूँ। जबकि मोटू वहाँ पर सोच रहा होता है लगता है कोई और अमीर ज्यादा है जो कि सिफारिश से यहाँ पर आया है और यहाँ पर बैक डोर को यूज करते हुए यहाँ पर बिना टेस्ट दिए ही अंदर चला जाएगा। हमारा शुंची वहाँ पर से सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर एल्डर्स खड़े होते हैं, तो एक एल्डर जिस एल्डर का नाम सीटू जेंगटियान होता है, सीटू जेंगटियान सामने खड़े होते हैं। हमारा शुंची से कहता है कि एल्डर मैं आपसे जान सकता हूँ अगर किसी बंदे ने हिमली फायर सेक्टर के किसी बंदे को मारा और वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आए तो आप लोग उसको क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे? तो एल्डर सीटू से कहते हैं हाँ हम लोग उसे एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उसे यहाँ पर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा डिसेबल बन सकता है बगैर किसी टेस्ट के। तुम्हारा शुंची से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ किसी बंदे ने हिमली फायर सेक्टर के यंग मास्टर की जान ली हो तो फिर तुम लोग उसे कौन सा रिवार्ड देने वाले हो? के साथ ही एल्डर सीटो से कहते हैं अगर किसी ने बंदे ने हिमली फायर सेक्टर के यंग मास्टर की जान ली हो तो फिर तो हम लोग उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम देने वाले हैं और वो इनाम ये होने वाला है कि उसे हम लोग अपनी बीटा पवेलियन का ऑनरी गेस्ट बना लेंगे। ऑनरी गेस्ट बनाने के बाद उसे कैरेक्टर बना दिया जाएगा और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो जुंजी बात सुनते ही अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है कि वो कुर्सी के ऊपर बैठा है, सभी लोग उसको रिस्पेक्ट दे रही है, लड़कियां उसके मुंह के अंदर फ्रूट डाल रही है। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब मैं यहाँ पर बीटा पवेलियन का एक कैरेक्टर बनने वाला हूँ। जुंजी भी वहीं पर यही सोच रहा होता है। किसी के साथ ही एल्डर से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कह रही हो, क्या तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि तुमने यंग मास्टर ली फेंग की जान लिया? क्योंकि हमें रिसेंटली पता चला है कि हिमली फायर सेक्टर के यंग मास्टर ली फेंग को किसी ने मार डाला है। तुम्हारा जुंजी की बात सुनने के बाद कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना एल्डर, ली फेंग को मैंने मारा था, हिमली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर की जान मैंने ली है। बाकी के सभी बच्चे वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते देखो जरा ये लड़का यहाँ पर कितना बेशरम है, यहाँ पर जाकर कह रहा है कि इसने हिमली फायर सेक्टर के ली फेंग की जान ली है। कम से कम यहाँ पर छोड़ने की भी एक लिमिट होती है, इसने तो कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ दी। हमारा जुंची गुस्से के साथ उन सभी स्टूडेंट्स के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, यहाँ
पर किसका मजाक उड़ा रही हो, मैं यहाँ पर सच बोल रहा हूँ। मैंने ह्यूमनली फायर सेक्टर के सेकंड यंग मास्टर ली फेंग की जान ली है। अब किसी के साथ यार सीटो भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना सकते हो। और साथ ही वो अपने एक बंदे से कहते चलो जल्दी से उसे उठाकर बाहर फेंक दो। इकट्ठा कट्टा बंदा निकलता है और हमारे झुंझी को उठाकर बाहर फेंक देता है। तुम्हारा झुंझी जो होता है वो उड़ता हुआ बाहर गिरता है, जाकर एक पेड़ के ऊपर लटक जाता है। पेड़ के ऊपर पहले से काफी सारे लड़के होते हैं, वो सारे के सारे लड़के भी यही वाले थे, यानी कि उन सभी का यही सीन था। वो सभी लोग झूठ बोलकर अंदर इंटर होना चाहते थे। सभी ने अलग अलग बातें वहां पर जाकर की होती है। किसी ने कहा होता है कि मैंने ह्यूमनली फायर सेक्टर के मास्टर की जान लिया, किसी ने कहा होता है कि मैंने ह्यूमनली फायर सेक्टर के लोगों की जान ली, किसी ने कहा मैंने पूरे के पूरे ह्यूमनली फायर सेक्टर को ही बम से उड़ा दिया, किसी ने कहा कि मैंने ह्यूमनली फायर सेक्टर के मास्टर के अंडे काट दिए हैं। तुम्हारा झुंझी सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी कमीने स्कैमर्स कहीं से, तुम सभी लोग यहाँ पर आकर झूठ बोल रहे हो, जिसकी वजह से मैं जो सच्चाई जिसने वाकई में लिन फेंग की जान ली है उसको भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही। वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। उन सभी को पीटने के बाद हमारा झुंझी वहां पर से वापस आ जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से वहां पर असेसमेंट हॉल के दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एल्डर्स उनसे कह रहे थे चलो जल्दी से जमा हो जाओ क्योंकि तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। मोटू भी यहीं पर खड़ा होता है, डू कीजी वहीं पर खड़ा होता है, तुम्हारा झुंझी भी वहीं पर पहुंच जाता है। तो उसे कहता है ब्रदर झुंझी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बैक डोर से अंदर गए थे, क्या तुम्हें वहां पर अंदर एंट्री नहीं मिली जो तुम यहाँ पर चले आए हो, तुम्हें तो टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं थी। वह झुंझी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अचानक से मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ये ज्यादती हो जाएगी क्योंकि मैंने तुमसे बात की थी, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तुम जबकि यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट दोगे तो मैं यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट को यूज करते हुए इतना इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहता था। ये बात सुनने के बाद मोटू सोच रहा होता है, लगता है कि इस बेचारे को वहाँ पर बैकडोर एंट्री नहीं मिली, ये वहाँ पर किसी तरीके को यूज करते हुए अंदर जाना चाहता था। इसके साथ ही एल्डर्स सभी लोग उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोगों को यहाँ पर टेस्ट देना होगा, वही सभी लोग जो कि 3 लेवल्स को पार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही टेस्ट को पास करने के बाद बीटा पवेलियन का हिस्सा बन पाएंगे। टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो टेस्ट स्टार्ट होने के साथ ही तुम सभी लोगों को भागते हुए टेस्ट के पहले पड़ाव में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा झुंझी कहता है कि ब्रदर डू तुम बताओ कि यहाँ पर 3 लेवल्स कौन से हैं, ये तो कुछ भी नहीं बता। तो मोटू से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहला लेवल ये है कि मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, दूसरा लेवल ये है कि मैं माउंटेन के ऊपर से नीचे उतरना, तीसरा लेवल ये है हमें ऊपर से नीचे उतरने के बाद माउंटेन से सामने मेन हॉल की तरफ बढ़ना है, हमें मेन हॉल में पहुंचना है, जो भी मेन हॉल में पहुंच जाएगा सिर्फ और सिर्फ वही लड़का पास होगा। तुम्हारा झुंझी कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मोटू से कहता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा आसान लगता है। सुना है कि दूसरे पड़ाव में माउंटेन से नीचे उतरते हुए वहां पर पैट्रियार्च ने अपने हाथों से पर्सनली एक हेलुसिनरी फॉर्मेशन क्रिएट किया है, हेलुसिनरी फॉर्मेशन जो कि हमें हेलुसिनेशन की दुनिया में ले जाती है, यानी कि उसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने ये भी सुना है कि इस बार तो सेकंड टेस्ट को पास करने के दौरान ही बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे, यानी कि बहुत सारे कंटेस्टेंट मरने वाले हैं। इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। ब्रदर झुंझी अब भी तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा आसान है, वो साइड के ऊपर देखते हैं तो झुंझी वहां पर होता ही नहीं है। झुंझी भागता हुआ पहले माउंटेन के तरफ भाग गया होता है और कहता है ब्रदर डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी से आ जाओ, असेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द एस्केपर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि इनका कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन क्या, ये एक टेस्ट होता है। इसका जो पहला पड़ाव है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और इन लोगों को माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। इसके टोटल 3 पड़ाव होने वाले हैं। पहला पड़ाव माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। तो मोटू डू कीजी जो होता है वो झुंझी को बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा और कहाँ पर कितने ज्यादा खतरे हैं, लेकिन हमारा झुंझी जो पहली भाग चुका होता है वो उसे कहता है ब्रदर डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी से तुम भी आ जाओ। सामने की तरफ देखता और कहता है ये कमीना मुझे अकेला छोड़कर चला गया, इसे क्या लगता है कि ये मुझसे आगे निकल सकता है, आज तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आऊंगा। हमारा झुंझी आगे की तरफ भाग रहा होता है जबकि ब्रदर डू कीजी भी इसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है। सभी लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। कुछ लोग वहां पर इंपीरियल स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड मेथड को यूज करते हैं, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग मेथड को यूज करते हैं। लोग अपने अपने मेथड्स को यूज करते हुए इस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जबकि हमारा झुंझी सिर्फ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ब्रदर डू कीजी को भी दिखाते हैं। ब्रदर डू जो होता है इसके पास भी कुछ स्पेशल पावर्स होती है। ब्रदर डू कहता है पिछले कई सालों से यहाँ पर ऑपरेसिव फोर्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था, अब मुझे लगता है कि मैं अपनी इस इम्प्रेसिव फोर्स को यूज कर सकता हूँ। इस फोर्स की मदद से मैं अपने आप को बूस्ट देते हुए इस माउंटेन के ऊपर सबसे पहले चढ़ जाऊंगा। डू जो होता है वो वहीं पर से अपने आप को एक जेट प्रपल्शन की तरफ बूस्ट देता है और बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि ब्रदर डू क्या कर सकता है। बाकी के सभी लड़के कहते हैं कि ये मोटू कहाँ से आ गया, जरा देखो उस मोटू की स्पीड कितनी ज्यादा है, ये तो बिल्कुल एक जहाज की
की तरह आगे की तरफ चलता जा रहा है। ब्रदर डू जो होता है इसका कंपटीशन यहाँ पर जुंची के साथ होने वाला है। हालांकि ये दोनों दोस्त बनने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो ब्रदर डू कहता है मुझे लगता है कि वो लड़का जुंची वो मुझसे हजारों मीटर पीछे रह गया होगा, मैं उससे काफी ज्यादा दूर निकल आया क्योंकि मैं यहाँ पर बूस्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तुम्हारा जुंची उससे आगे होता है। वो उसे कहता है डू तुम पीछे रह जाओगे, चलो जल्दी करो, तुम्हें मेरे साथ ही आगे बढ़ना होगा। ब्रदर डू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का मेरे फ्रंट पे कैसे पहुंच गया, हालांकि मैं यहाँ पर बूस्ट को यूज कर रहा हूँ। साथ ही वो फिर से बूस्ट को यूज करता है और कहता है आज मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे लड़के को उसे जीतने नहीं दे सकता जो कि बैकडोर को यूज करने वाला था, यानी कि ये सिफारिश के ऊपर भर्ती होना चाहता था। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये मुझसे आगे निकल जाए, मैंने मेहनत करके ये सारी पोजीशन हासिल की है। तो जैसे ही अपने आप को बूस्ट देता है बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे चला जाता है और वो काफी ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं, वो कहते हैं मैं तो काफी बुरी तरह से थक गया हूँ, मुझे लगता है कि अब मैं उस लड़के जुंची से बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ। वो लड़का जुंची तो अब तो यहाँ पर से हजारों मीटर पीछे रह गया होगा। लेकिन उसी वक्त सामने देखता है तो जुंची सामने पत्थर के ऊपर बैठा पानी पी रहा होता है। उसे कहता है ब्रदर डू तुम तो थक गए होगे क्योंकि तुम काफी तेजी के साथ भागते हुए ऊपर की तरफ आए, चलो जल्दी से आ जाओ मेरे पास बैठो और आकर बैठ कर पानी पियो, मेरे पास कुछ खाने को भी है। अपने पास से वो चिकन का लेग पीस निकाल कर उसके सामने करता है। ब्रदर डू सोच रहा होता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का मुझसे आगे कैसे निकल आता है, ये फिर से मुझसे आगे है। साथ ही ब्रदर डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी बच्ची कुची सारी की सारी पावर्स को यूज करने वाला हूँ, जितना रिजर्व है सारा यूज कर दूंगा। इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिट फोर्स को 100% तक बर्स्ट करता है और एक ही बर्स्ट के साथ ऊपर की तरफ स्पीड के साथ जाता है। इस बार उसकी स्पीड वाकई में बहुत ज्यादा हो जाती है और वो एक गोले की तरह बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है। इस बार एंड के ऊपर तकरीबन पहुंच ही जाता है और एंड के ऊपर पहुंचने के बाद उसकी पावर्स जो होती है वो 0 रह जाती है, जिसकी वजह से एंड पर पहुंचते पहुंचते वो रह जाता है। अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है, फिनिश लाइन उसके बिल्कुल सामने होती है। वो कहता है तो यहाँ पर पहले नंबर पर मैं ही आया हूँ क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं ही यहाँ पर पहले नंबर पर हूँ। उस बेचारे के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फिनिश लाइन के अंदर जा सके। इसके साथ ही उसके सामने एक हाथ आता है जो कि उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचता है। तो मोटू जो होता है ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि अब ये कौन है। जुंची फिर से ऊपर खड़ा होता है, वो उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे कहता है कि ब्रदर डू तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, तुम यहाँ पर दूसरे नंबर पर आए हो। इसके साथ ही बेचारे मोटू का सपना टूट जाता है। मोटू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं सेकंड नंबर पर कैसे हो सकता हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट कर दिया। उसके बाद माउंटेन टॉप का सीन दिखाते हैं कि सभी बच्चे जो के पीछे थे वो सारे भी टेस्ट को पास करना स्टार्ट कर दिया, सभी के सभी वहां पर पहुंच रहे होते हैं। कुछ जो कि हार गए वो नीचे चले गए, जो कि पास हो गए वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो लोग पास होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने इस पहले टेस्ट को पास कर लिया है। तो हमारा जुंची और मोटू दोनों ही दूसरी साइड के ऊपर खड़े होते हैं जहां से उन्हें माउंटेन के नीचे उतरना है, वहां पर भी सीढ़ियां होती हैं। जुंची कहता है तो क्या यही सेकंड लेवल है, हमें यहाँ से नीचे उतरना है। तो उसे कहता हाँ यही वो सेकंड लेवल है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैसे ही हम लोग यहाँ पर कदम रखेंगे इल्यूजनरी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पर हमें इल्यूजन्स दिखाई देंगी। इल्यूजन्स को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो टेस्ट है ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसके लिए हमें अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा। फिर साथ ही वो जैसे साइड के ऊपर देखता है तो जुंची वहां पर नहीं होता क्योंकि जुंची पहले जा चुका होता है। उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि आज ये टेस्ट कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कि दूर से चलाकर कहता है ब्रदर मेरी बात तो पूरी सुन लेते, मैं तुम्हें बता रहा था कि सॉल्यूशनेशन फॉर्मेशन को कैसे हराना है। हमारा जुंची उसकी बात सुने बिना ही वहां पर से निकल जाता है। जैसे हमारा जुंची सीढ़ियों के ऊपर पांव रखता है फकत हेलुसिनेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारी क्यूट सी लड़कियां आ जाती हैं। वो सभी लड़कियां उसे कह रही होती हैं लिटिल ब्रदर तुम कहां पर जा रहे हो, चलो यहीं पर रुको और हमारे साथ खेलो। उसे कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ मजे करो। तो वो सभी आकर जुंची को चिपक जाती हैं और उसे कह रही होती हैं तुम यहाँ पर कहां पर जा रहे हो, हमारे साथ आ जाओ। कि हमारा जुंची वहीं पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी को पंचेस मारता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह की इल्यूजन बनाकर मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकते हो, मैं कोई इतना भी बड़ा ठरकी नहीं हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है दांत टपकाते हुए कहता है अगर तुम में से कोई सिस्टर जुआन या फिर यंग मिस जैन जैसी खूबसूरत लड़की होती फिर भी यहाँ पर मैं तुम्हारे जाल में फंस जाता। ये सभी की सभी लड़कियां तो बिल्कुल बेकार थी। इसी के साथ ही वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है क्योंकि हेलुसिनेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और इसी के साथ ही वहाँ पर सामने फायर होती है, बहुत सारी फायर होती है जैसे कि जहाँ पर जंग का मैदान हो। मास्टर जैन होते हैं, मास्टर जैन लैंग जिन्हें मास्टर वुल्फ भी कहते हैं, एल्डर वुल्फ भी कहते हैं, वो अपने सामने तरफ से आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जुंची से कहते हैं लड़के वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे ही वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ मैरो वाशिंग राम के एक एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या लगता है कितने टैलेंट के साथ आप मुझे हरा सकते हो? नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि आज या कल मैं भी मैरो वाशिंग राम में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें हरा डालूंगा। ठीक है, साथ ही जुंची अपने 5 को सामने की तरफ करते हुए उसे 5 मारता क्योंकि वो रियल का मास्टर वुल्फ तो होता नहीं है, वो सिर्फ
वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। शुंची उसको भी वहाँ पर ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक करने के बाद शुंची कहता है ये तो बहुत ही आसान था, तुम्हारी हेलुसिनेशंस तो बहुत ही लो लेवल की हैं। हेलुसिनेशन में कौन फंसेगा। इसी के साथ ही वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और इसके बाद जो सीन चेंज होता है वो जुंजी को वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ में जुंजी को एक झटका भी लगता है क्योंकि वो अपने घर में होता है। वो कहता है ये क्या, ये तो मेरा घर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही साइड के ऊपर से उसकी मॉम की आवाज आती है। मॉम उसे कहती है बेटा तुम वहाँ पर दरवाजे के पास खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे डैड घर आने वाले हैं, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ आकर टेबल लगाओ, तुम्हारे डैड को भूख लगी होगी, हमें उनके लिए खाना सर्व करना है। डैड भी उसी वक्त बाहर से अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं मेरी प्यारी वाइफ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं घर आ गया। सबसे पहले आते ही वो अपनी वाइफ के पास आते हैं तो उसकी वाइफ उसे कहती है डियर हस्बैंड, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा रोस्टेड मीट बनाया है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो हस्बैंड उसी वक्त उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। कि हमारा शुंची उन दोनों को वहाँ पर देखते हुए रोना शुरू कर देता है और कहता है मॉम डैड मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे कहती है कि बेटा वहाँ पर खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वहाँ पर जाकर खाना लगाते हैं। डैड भी उसे कहते हैं हाँ बेटा आ जाओ। तभी मैंने आज ऑफिस में तुम्हारे बारे में बात किया, कल से तुम मेरे साथ हम दोनों ऑफिस में जाएंगे, तुम वहीं पर मेरे ऑफिस में ही काम करोगे। शुंची वहाँ पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये एक हेलुसिनेशन है। लेकिन उसने जो मुझे हेलुसिनेशन दिखाई वो वाकई में बिल्कुल रियल लग रही थी। यहाँ पर उसने मुझे दोबारा से मेरे मॉम डैड की याद दिला दी और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो इल्यूजन फॉर्मेशन भी टूट जाती है। इसी इल्यूजन फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही हमारा जुंची काफी ज्यादा उदास होता है और कहता है कि मॉम डैड एक ना एक दिन मैं गैलेक्सी को पार करते हुए दोबारा अपने घर में वापस आऊंगा और आप लोगों से जरूर मिलूंगा। अब वो वहाँ पर इल्यूजनरी फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो उसके सामने अब रास्ता ओपन हो जाता है क्योंकि ये आखिरी इल्यूजन फॉर्मेशन दिया। अब उसके सामने रास्ता ओपन है और वो इस दूसरे टेस्ट को भी पास करके निकल सकता है। आज जुंची कहता है लगता है कि यही वो एग्जिट है, इस एग्जिट के रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, आखिरी सीढ़ी के ऊपर पांव रखता है और कहता है तो फाइनली मैंने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जुंची के रास्ते में अब तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल जैके माउंटेन को पार करने के बाद इन्हें मेन हाल तक चल कर जाना है। मेन हाल तक चल के जाना भी कोई इतना ज्यादा सिंपल तो होने वाला नहीं है। तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जुंची ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। इल्यूशनरी फॉर्मेशन को पार करने के बाद अब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में जब वो आखिरी सीढ़ी के ऊपर खड़ा होता है वहां से नीचे की तरफ उतरते हुए वो वापस पीछे की तरफ मुड़ता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे पेरेंट्स के बारे में याद दिलाने की, तुमने मेरे पेरेंट्स की मुझे याद दिला दी और उनको फॉर्मेशन में यूज किया, इसी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीढ़ियों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सीढ़ियों के ऊपर जब अटैक करता है तो उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इतना पावरफुल अटैक होता है कि सीढ़ियों के ऊपर एक लंबी सी दरार पड़ जाती है और उसके अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स बाहर की तरफ गिरते हैं। हमारा शुंची सभी क्रिस्टल्स की तरफ देखकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं और वो जल्दी से भागता हुआ लालची बन जाता है और जाकर उन सभी क्रिस्टल्स को उठाना शुरू कर देता है। वो एक एक करके उन सभी क्रिस्टल्स को अपनी झोली में भर लेता है और कहता है ये सारे के सारे क्रिस्टल्स अब मेरे हैं, एक भी क्रिस्टल में यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ ही हमें सेम टाइम के ऊपर का सीन दिखाते हैं। सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जहां पर ये सभी बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं, एक बच्चे के पास कंकाल होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि ब्रदर डू किसी वहां पर किसी बमी सी लड़की को किस करने की कोशिश कर रहा होता है और तीसरी तरफ एक लड़का वहां पर किसी पपी को बचा रहा होता है। ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी इल्यूजन के अंदर फंसे होते हैं। लेकिन जैसे हमारे जुंची ने अटैक किया, सीढ़ियों को वहां पर दो हिस्सों में काट दिया, सभी क्रिस्टल्स को निकाल लिया, तो इसी के साथ ही इल्यूजनरी फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इल्यूजनरी फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वहां पर सभी बच्चों का टेस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि वो सभी के सभी इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल चुके हैं। तो हमारा जुंची देखने के बाद कहता है ये क्या बकवास, ये लगता है मैंने किया है, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, मैंने उन सभी को टेस्ट में पास करवा दिया है। तो हमारा जुंची जो होता है वहां से नीचे की तरफ भाग जाता है। कई बार से बीटा पवेलियन का सीन भी दिखाते हैं जहाँ एल्डर C2 अपने कुछ हायर डिसाइपल्स के साथ खड़ी होती है। तो एल्डर C2 कहते हैं पता नहीं इस बार कौन से न्यू कमर्स हैं जो कि इस बार के रैकेट को तोड़ने वाले हैं और
पर सबसे पहले टेस्ट को पास करेंगे, सेकंड लेवल को पास करेंगे, तो इसी के साथ उनके पास जो क्रिस्टल होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं लगता है किसी ने टेस्ट को पास कर लिया। C2 कहते हैं लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी है, इतनी जल्दी कोई टेस्ट को कैसे पार कर सकता है। जैसे एक लड़का जो कि सीनियर होता है वो कहता है लगता है कि सारी की सारी एल्डर की ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ बहुत ही हार्ड स्टूडेंट्स को चूज किया है जिसकी वजह से वो लोग टेस्ट को पास कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमारे बीटा पवेलियन को बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। C2 उन लोगों से कहते हैं ये तो हमारे बीटा पवेलियन सेक्टर की स्ट्रेंथ है कि हम लोग यहाँ पर इतने सारे अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जो कि हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर फिर से वो चमकता है, तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टोन फिर से चमक रहा है कि यहाँ पर और ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट को पास कर लिया। तो इसी के साथ ही वहाँ पर नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। वो नंबर्स काउंट करते हैं तो 499 और 500 तक पहुंच जाते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी सीनियर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस बार तो 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड लेवल को पास कर लिया है। स्टूडेंट भागता हुआ एल्डर C2 के पास आता है और कहता है कि एल्डर C2 पर हमें यहाँ पर बहुत ही कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पर 500 बच्चों ने टेस्ट पास किया है। पिछली बार के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा हायर रेट है। एल्डर C2 से कहते हैं हमें यहाँ पर इतनी जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं इतनी जल्दी यहाँ पर बहुत सारे नए डिसेपल्स आने वाले हैं। इतने सारे नए डिसेपल्स को सिलेक्ट करने पर जो हायर एल्डर्स है वो तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं और हो सकता है कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन भी मिले। इसके साथ ही जो स्टोन होता है और भी ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं ये अचानक से शिवी स्टोन को क्या हुआ, ये और ज्यादा चमक रहा है। साथ ही वो कहते हैं ये क्या हुआ, यहाँ पर तो 3000 बच्चों ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है। फिर साथ ही वो कहते हैं 5000 बच्चे, फिर साथ ही 6000, फिर साथ ही 7000। जब 7000 बच्चों ने टेस्ट को पास कर लिया तो एल्डर C2 काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लगता है कि गॉड ने हमारे बीटा पवेलियन के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं। 7000 बच्चों ने इस बार टेस्ट को पास किया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक स्टूडेंट उनसे कहता है लेकिन एल्डर C2 आपको नहीं लगता कि इस बार जिन बच्चों ने टेस्ट को पास किया है पिछले साल के मुकाबले में ये नंबर डबल हो चुका है। मुझे तो लगता है कि इस बार यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ये सभी बच्चे इतनी आसानी से टेस्ट पास कर रहे हैं। तो एल्डर C2 से कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उन सीढ़ियों के ऊपर जो इल्यूशनरी फॉर्मेशन है वो हमारे पैट्रियार्च ने खुद बनाई है क्रिस्टल्स के साथ। अगर वो पैट्रियार्च ने खुद ना बनाई होती तब मैं इस बारे में सोचता कि उसमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि उस इल्यूशनरी फॉर्मेशन के अंदर कोई मसला है। तो इसलिए तुम बस चुपचाप जहां पर खड़े रहो और देखो कितने बच्चे पास होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट से कहते हैं चलो ठीक है, अब हम लोग जल्दी से थर्ड पास के पास चलते हैं, वहां पर चल के देखते हैं कि कौन से बच्चे फाइनली इस टेस्ट को पास करने के बाद हमारे इस सेक्टर का हिस्सा बनेंगे। सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं, जबकि हमारा जुंची लेवल को पार करने के बाद थर्ड लेवल के दरवाजे के पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। बीटा पवेलियन में ये वाला टेस्ट लेने का मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चों को फेल किया जाए और सिर्फ खास बच्चों को ही इस बार टेस्ट के लिए यहाँ पर पास किया जाए और अपने सेक्टर का स्टूडेंट बनाया जाए। और अगर यहाँ पर मेरी वजह से उन्हें पता चल गया कि मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और इतने सारे बच्चे पास हो गए हैं, तकरीबन सारे बच्चे पास हो गए हैं, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि टेस्ट कोई दोबारा लिया जाए और उसके बाद टेस्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरे साथ भी यहाँ पर दोबारा टेस्ट मुझे देना पड़ेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो वो कहता है कि अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इनमें से आधे बच्चे जो हैं टेस्ट को फेल कर दें, जबकि आधे बच्चे जो हैं वो टेस्ट को पास करें, ताकि यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। सामने थर्ड लेवल होता है। थर्ड लेवल 2 केव पर होता है, यानी कि 2 दरवाजे होते हैं, एक पर हेल लेवल लिखा होता है, एक पे नॉर्मल लेवल लिखा होता है। हमारा चुंची कहता है तो मेरे पास एक आइडिया है, तो वो उन दोनों के ऊपर जो नाम लिखे होते हैं उनको चेंज कर देता है। हेल लेवल को नॉर्मल में चेंज कर देता है, नॉर्मल को हेल में चेंज कर देता है। चुंची कहता है लोग काम हो गया, जब बच्चे नॉर्मल समझकर हेल लेवल में जाएंगे तो वहां पर जाकर वो खुद ही फेल हो जाएंगे, तो इस तरह बहुत ही कम बच्चे पास होंगे। ब्रदर डू कीजी भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि ब्रदर जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? तो माजुंची से कहता है मेरे भाई मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि हम लोग तीसरे लेवल को इकट्ठे पास करेंगे। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से लेवल को चूज करोगे? तो ब्रदर डू से कहता है कि ब्रदर जी मैं तो यहाँ पर कॉमन लेवल को ही चूज करूंगा, नॉर्मल लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि हेल लेवल में वहां पर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई है और वहां पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। शुंची से कहता है कि क्या यहाँ पर लेवल के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, नॉर्मल और हेल लेवल में क्या डिफरेंस है? डू से कहता है कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हेल लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जो कि इनर डिसेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हेल लेवल को पास करने के बाद दूसरी तरफ निकल पाते हो तब आप डिसेबल बन सकते हो, डायरेक्टली इनर डिसेबल बन जाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल को पास करते हो तो आपको आउटर डिसेबल बनाया जाएगा। लेकिन नॉर्मल लेवल को पार करना बहुत ज्यादा आसान है।
तुम्हारा शुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर नॉर्मल लेवल में ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं हायर लेवल में जाकर अपने टेस्ट को फेल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर चलो जल्दी से हेल लेवल में चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल है। तुम्हारा शुंजी डू किसी को अपने साथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो हम दोनों थर्ड लेवल की तरफ जा रहे हैं। मोटू से कहता है ब्रदर जी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस लेवल में नहीं जा सकते, हम लोग इस लेवल को पास नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें दूसरे लेवल में जाना चाहिए, कॉमन लेवल में चलते हैं। मोटू बेचारे को नहीं पता होता कि माया चुंची ने वहां पर जो बाहर नेम टैबलेट थे उनको स्विच किया हुआ है। तो माया चुंची उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है और कहता है बस शांत हो जाओ, लोग असली मर्द और असली जीनियस है, हमें यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, हमें यहाँ पर टफ लेवल का सामना करना चाहिए। तो वो उसे खींच कर अंदर ले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दूसरी साइड की तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर C2 बैठे होते हैं। एल्डर C2 अपने स्टूडेंट के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन निकलने वाला है। तो एल्डर C2 कहते हैं सेकंड लेवल के मुकाबले में यहाँ पर एक एडवांटेज है कि आप लोग यहाँ पर खुद से लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी नॉर्मल लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हार्डर लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक स्टूडेंट वहां पर सामने से बाहर निकलता है। तो एल्डर कहते हैं देखो सामने से कोई बाहर निकल रहा है। तो वो लड़का कहता है लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं सभी मॉन्स्टर्स को मारकर यहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि वो लड़का नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर्स को मारकर वहां पर से बाहर निकला है। सीनियर स्टूडेंट आगे बढ़ता है, जाकर उस लड़के से कहता है जूनियर प्लीज मेरे साथ आओ, तुम्हें रेस्ट करने के लिए जगह देते हैं। जबकि एल्डर C2 सोच रहे थे ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस ये तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लेवल से बाहर निकला है। नॉर्मल लेवल से निकलने वाला लड़का इतना अच्छा है तो फिर हेल लेवल के लड़के कितने ज्यादा ऑर्डिनरी होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। थर्ड लेवल के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर महाराज रुंचर्स के साथ साथ मोटू वो दोनों वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। मोटू स्पेशली अपनी पावर्स दिखा रहा था, वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा था और कहता है हेल लेवल के मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा वीक है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है, लेकिन मैं तो यहाँ पर इन सभी स्पिरिट इमेज को इतनी आसानी से हरा सकता हूँ, इनको हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। रुंची भी वहीं पर बैठा उसकी तारीफें कर रहा था और उसे कहता ब्रदर डूब तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सारे के सारे रास्ते को क्लियर कर दोगे। डू भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, देखना हेल लेवल को पार करने के बाद मैं अकेले वहाँ पर बाहर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे शुंची का ये स्कैम है ये पकड़ा जाएगा, क्या उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर शुंची ने कुछ गलत किया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।